आपने आपको याद है? चलिए, नहीं पता। अर्चिता, आपको याद है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर लास्ट क्लास मैंने भी नहीं अटेंड की थी। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ एलपी। आप लोगों का सिलेबस काफ़ी स्लो चल रहा है इस समय। मेरे ख्याल से 3 यूनिट हो जानी चाहिए था, क्योंकि सितंबर में जब अगर एग्ज़ाम होगा तो उसके पहले एक बार तो रिवीजन हो ही जाना चाहिए पूरे कोर्स का। उसमें से जो मेनली जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसका तो हो ही जाना चाहिए, उसमें बेसिक क्या क्या है। तो सेकंड यूनिट का हमने पढ़ा था एप्लीकेशन एरिया ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, जिसमें हमने मार्केटिंग, फाइनेंशियल, इस तरह के और पोर्टफोलियो सिलेक्शन, इस तरह में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। आज की हम पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स। जो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं उसको फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे हमारे मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं होती। हम लोग जो ऑपरेशन रिसर्च पढ़ रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड है ये, लेकिन जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम होती है वो थ्योरेटिकल बेस्ड होती है। तो अब हमें अपनी जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पर जब मैंने पिछली बार बताया था तो एक मार्केटिंग वाला एक एग्जाम्पल लिया था, उसको बताया था। तो आप लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की, लेकिन अब वो फॉर्मुलेशन में हम उसका फिर से इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे उसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को या अपनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए। कौन सा मैथमेटिकल? लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहली बात, तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल में एक उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। वो कौन सा है देख लेते हैं। वो है आपका जेड इक्वल टू, मैं यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लिखता हूँ जेड इक्वल टू, जेड इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट ऐसे कर देते हैं, डॉट डॉट अप टू ए एन और एक्स एन तक। ये एक इसका जनरल फॉर्म है किस चीज का? ऑब्जेक्टिव फंक्शन का। एक चीज याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें होती हैं, उनके टारगेट हमेशा दो ही होते हैं, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और लॉस को मिनिमाइज करना। तो अब हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्टिव आएंगे या तो वो मैक्सिमाइजेशन के होंगे या मिनिमाइजेशन के होंगे। तो मैंने यहाँ पर जो जेड इक्वल टू लिखा है, जो यहाँ पर मैंने जेड इक्वल टू लिखा है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखने के लिए, आइदर मैक्स और मिन, मतलब कि मैक्स और मिन। मैक्स का मतलब मैक्सिमम और मिनिमम। आप चाहे तो पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्स जेड इक्वल टू या मिन जेड इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट an xn तक। ठीक, अब बात करते हैं जहां पर a1 a2 a3 क्या है, x1 x2 x3 क्या है। अगर सिंपल अभी देखें तो यहाँ पर a1 a2 a3 कांस्टेंट है और x1 x2 डॉट डॉट xn ये वेरिएबल्स हैं। सिंपली अभी वेरिएबल्स हैं। लेकिन जैसे जैसे जब हम इसको अपनी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे तब हम यहाँ पर इसको केवल कांस्टेंट या वेरिएबल नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर अभी बदल देंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जैसे कोई एक इक्वेशन दे दी गई, ठीक है ना, और उसमें पूछा गया कि यहाँ पर इसके पैरामीटर्स क्या हैं या डिसीजन वेरिएबल्स क्या हैं, a1 a2 a3 b1 b2 b3 x1 x2 x3। तो ये आपको वहां पर दिया होगा एक क्वेश्चन में और वो आपको बताना पड़ेगा। चार ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको बताएंगे कि इसमें से पैरामीटर्स क्या है, डिसीजन वेरिएबल क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। ठीक, तो ये एक जनरल फॉर्म है। फॉर्म मीन ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। अब फॉर्म का मतलब है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसको हम इस तरह से डिनोट कर सकें, जिसको हम इस तरह से डिनोट कर सकें।
तो जो हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला है, तो देखिए हमने उसको एक इस तरह से, एक जनरल फॉर्म है, अभी हम अभी एग्जाम्पल लेंगे तो एक अलग तरीके से बताएंगे। ठीक, नाउ प्रोग्रामिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ए पर्टिकुलर प्रोग्राम और प्लान और एक्शन। अब प्रोग्रामिंग का मतलब है कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम या प्लान या एक्शन जिसकी हमें प्रोसेस करनी है, जिसकी हमें प्रोसेस करनी है। तो अब अगर हम पूरे को मिला लें, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या हो गया, टेक्निक फॉर ऑप्टिमाइजिंग। अब यहां पर देखिए ऑप्टिमाइजिंग का मतलब होता है आइदर मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग। ऑप्टिमम का मतलब होता है अगर हम प्रॉफिट या सेल्स निकाल रहे हैं तो मैक्सिमाइजेशन का केस लेंगे, और अगर प्रोडक्शन या कुछ वैसा टाइम का वो कॉन्स्टेंट ले रहे हैं तो हम उसमें मिनिमाइजेशन का केस लेंगे। ठीक है ना, तो ऑप्टिमाइजिंग का मतलब है कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना। ठीक, तो टेक्निक फॉर ऑप्टिमाइजिंग ए लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस चीज की याद रखिए, टेक्निक फॉर ऑप्टिमाइजिंग ए लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मतलब कि अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं उनकी हमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है इस तरह से कि जो हमारा टारगेट है आइदर मैक्सिमाइजेशन का हो या चाहे मिनिमाइजेशन का, तो वो कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जैसे यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, z इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 प्लस डॉट डॉट an xn। तो यहाँ पर z आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जो किसके बराबर है, इसके बराबर। अब यहाँ पर हमें x1 और x2 की ऐसी वैल्यू निकालनी है, हमारे पास x1 और x2 वेरिएबल हैं, हमें यहाँ पर इनकी ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे z की वैल्यू ऑप्टिमाइज आ सके। z की वैल्यू ऑप्टिमाइज का मतलब कि या तो मिनिमम निकाल रहे हूं तो मिनिमम, और अगर मैक्सिमम निकाल रहे हूं तो मैक्सिमम आ जाए। ठीक, अब आगे बात करें, सब्जेक्ट टू ए सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड और इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज, अब इनइक्वलिटीज क्या होती है, हमारे पास इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो या तो इस फॉर्म में होता है, मोस्टली हमने इस तरह के फॉर्म देखे हैं, लेकिन हम जो है अब यहां पर इस तरह का ना इस्तेमाल करके किस तरह के करेंगे, हम यहां पर करेंगे अब लेस देन इक्वल टू पे। कैसे, अब हम यहां पर करेंगे लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, हम इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, इक्वल टू का भी करेंगे लेकिन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का भी करेंगे। तो जब हम ये वाले सिंबल इस्तेमाल करते हैं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो कहलाते हैं हमारे इनइक्वलिटीज। जैसे ये ऊपर एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये ऊपर एक इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन जो यहां पर है जो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये क्या है हमारे, ये इनइक्वलिटीज हैं, ये इनइक्वलिटीज हैं। तो हमारे पास जो इनइक्वलिटी के फॉर्म में जो इक्वेशंस दिए रहेंगे, जो इनइक्वलिटी के फॉर्म में जो इक्वेशंस दिए रहेंगे उनको बोलेंगे हम सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स। सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स, या हम उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस, हम उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शंस। ऐसा क्यों, ये क्योंकि सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करके हमें इनइक्वलिटीज क्रिएट करनी है, और सब्जेक्टिव कांस्टेंट हमारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज। सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स होते हैं हमारे रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज हमारे पास कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं। रिसोर्सेज आर ऑलवेज इन स्कार्स। रिसोर्सेज हमेशा हमारे पास स्कार्सिटी में होते हैं, तो उनके इस्तेमाल करने पर हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनके इस्तेमाल करने पर हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो उन रिस्ट्रिक्शंस का इस्तेमाल करके हम बनाएंगे इक्वेशन, जिसको बोलेंगे हम सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स, या हम उसको इनइक्वलिटी भी बोलेंगे। ठीक, अब इसको फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं जरा देख लीजिए। पहला क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, या तो मैक्सिमाइजेशन का होगा या मिनिमाइजेशन का होगा। ए लीनियर रिलेशनशिप रिफ्लेक्टिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेशन, एक ऐसा फंक्शन जो आपके ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करेगा, एक ऐसा फंक्शन जो आपके ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट करेगा। यहां पर देखिए z आपका एक ऐसा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है,
मैंने अभी क्या यहाँ पर लिखा मैक्स और मिन, तो जेड की वैल्यू या तो मैक्स हो या तो मिन हो, ठीक है ना। A1 A2 तो कांस्टेंट है। अब x1 और x2 की वैल्यू हमें निकाल लेंगे, x1 x2 की वैल्यू निकाल करके अगर हम रख देंगे तो हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर प्रॉफिट का केस होगा तो मैक्सिमाइज करेंगे, और कॉस्ट या टाइम का केस होगा तो हम मिनिमाइज करेंगे, ठीक। अब आता है डिसीजन वेरिएबल्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है ये। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होते हैं? An unknown quantity representing a decision that needs to be made. It is the quantity the model needs to determine. ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके लिए हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये हमारे पास पता नहीं होती है, ये हमें पता नहीं होती, ये हम ऐसे एज्यूम करेंगे, मान लीजिए x1 x2 x3, इस तरह से हम इसको एज्यूम कर लेंगे, और इसके बेस पर फिर हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे, और इस वैल्यू को हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, ठीक है ना, जिससे हमारा मॉडल निकल के आएगा। तो ये हो गया डिसीजन वेरिएबल। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस, अ लीनियर रिलेशनशिप रिप्रेजेंटिंग ए रिस्ट्रिक्शन ऑन डिसीजन मेकिंग। जब हम डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए कि हमने डिसीजन मान लिए x1 x2 माने हैं, और उनके इस्तेमाल पर जब हमारे ऊपर कंडीशन लगा दी जाए, जब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनके इस्तेमाल पर जब हमारे ऊपर कंडीशंस लगा दी जाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन, या उसी को बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स, या उसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स। तो ये चीजें हो गई जो हम एलपी मॉडल जब फॉर्मुलेट करेंगे तो ये हमको ध्यान रखना है। अब जब मॉडल फॉर्मुलेट करेंगे उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करना है। कि ये हमारा मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का। डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइदर दिट इज मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन। फिर इसके बाद वी विल डिफाइन द डिसीजन वेरिएबल्स। इसके बाद हम डिसीजन वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, कैसे? x1 x2 और x3 के फॉर्म में। मान लीजिए कि हमें कुछ भी प्रोडक्ट बनाना है और उससे हमें प्रॉफिट कमाना है, तो मान लीजिए कि हमने प्रोडक्ट x1 बनाया, प्रोडक्ट x2 बनाया, इस तरह से हम इसको, ये जो x1 x2 है ये कहलाएंगे हमारे डिसीजन वेरिएबल्स। फिर आगे राइट द मैथमेटिकल फंक्शन फॉर द ऑब्जेक्टिव। जब हम डिसीजन वेरिएबल्स मान लेंगे, इसके बाद हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हम उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि a1 x1 प्लस a2 x2 जैसे मैंने अभी दिखाया ना, इस फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ, फिर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद राइट द कॉन्स्टेंट्स। फिर इसके बाद जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं, उनका इस्तेमाल करके हम कॉन्स्टेंट्स को लिखेंगे। फिर कॉन्स्टेंट्स कैन बी इन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। और कांस्टेंट वो 3 फॉर्म में हो सकते हैं, मैंने अभी ये चीज बताई है, यहाँ पर आपको ये चीजें लिखी, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो कांस्टेंट्स हमारे पास जैसी भी कंडीशन होगी उसके बेस पर। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर कभी भी एटलीस्ट आए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम बाउंड्री, ये जो लेस देन इक्वल टू है वो, और एक ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या है, बाउंड्री को डिनोट करते हैं। किस चीज के लिए? लेस देन इक्वल टू जो है वो उस चीज की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करता है जिसमें आप कम से कम इतना इस्तेमाल करें और मैक्सिमम आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। कम से कम की एक लिमिट होती है, लेस देन इक्वल टू में कम से कम की एक लिमिट होती है, आपको उससे ज्यादा आप कितना नहीं ले पाएंगे। कम से कम आपको इतना इस्तेमाल करना है और ज्यादा से ज्यादा तो आप चाहे जितना कर ही लें, ठीक है ना। एट मोस्ट का मतलब होता है कि इसके, ये तो है ही है एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा इतना ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके अंदर ही रहना है, ठीक है ना। तो इस तरह की कंडीशन यहां पर जो लेस देन इक्वल टू, जब कभी भी आपके प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में एट लीस्ट, एट मोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम इस तरह के कंडीशंस आएंगी, तो फिर आपको वहां पर इस सिंबल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए
एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। आपके पास दो प्रोडक्ट हैं नाउ, आपको दो प्रोडक्ट बनाने हैं। क्या? चेयर्स एंड टेबल। आपको दो प्रोडक्ट बनाने हैं, चेयर्स एंड टेबल। आपका डिसीजन क्या है? नाउ यू विल मेक टू प्रोडक्ट्स दैट इज चेयर्स एंड टेबल्स। नाउ हाउ मेनी ऑफ ईच टू मेक दिस मंथ। अब इनमें से इस महीने में कितनी प्रत्येक बनानी है, मतलब कि इस महीने में कितने चेयर बनाने हैं और कितने टेबल बनाने हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। आपका ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब किस तरह से? अब इसको देखिए, आपको एक महीने में कितनी चेयर और टेबल बनानी है जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब मैंने इसको सिंपली इस तरह से लिखा। अब थोड़ा हमारे पास कंडीशंस और जो रिस्ट्रिक्शंस दिए हैं उसको देखते हैं। देखिए, जो टेबल में प्रॉफिट है, एक टेबल को बेचने पर हमें $7 का प्रॉफिट होता है। एक टेबल को बेचने पर हमें $7 का प्रॉफिट होता है। और जो एक चेयर है उसको बेचने पर हमें $5 का प्रॉफिट होता है। एक चेयर को बेचने पर हमें $5 का प्रॉफिट होता है। जो कारपेंटरी है, मतलब कि जो टोटल बनाने में जो टाइम लगता है, टेबल को बनाने में 3 घंटे का टाइम लगता है। टेबल को बनाने में 3 घंटे का टाइम लगता है। चेयर को बनाने में 4 घंटे का टाइम लगता है। चेयर को बनाने में 4 घंटे का टाइम लगता है। टेबल की पेंटिंग करने में 2 घंटे लगते हैं। टेबल की पेंटिंग करने में 2 घंटे लगते हैं। और चेयर की पेंटिंग करने में 1 घंटा लगता है। चेयर की पेंटिंग करने में 1 घंटा लगता है। जो कारपेंट्री का टोटल टाइम अवेलेबल है, जो कारपेंट्री का टोटल टाइम अवेलेबल है, मतलब कि 1 घंटा पर टेबल, एक टेबल प्रति कितने लगते हैं? 3 घंटे कारपेंट्री के लिए। और एक चेयर को प्रति चेयर कितने लगते हैं? 4 घंटे। लेकिन दोनों में जो है, चाहे जितनी टेबल बनाइए, चाहे जितना टाइम चेयर बनाइए, लेकिन 2400 घंटे के अंदर अंदर आपको बनाना है। चाहे जितनी भी टेबल, चाहे जितनी भी चेयर बनाइए, आपको 2400 घंटे के अंदर अंदर बनाना है। ऐसे ही पेंटिंग, चाहे जितनी चेयर पेंट कीजिए, चाहे जितनी टेबल पेंट कीजिए, लेकिन आपको वो 1000 घंटे के अंदर अंदर ही पेंट करनी है। वो आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ही पेंट करनी है। ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या है? मेक नो मोर देन 450 चेयर। आपको 450 चेयर से ज्यादा नहीं बनानी। आपको 450 चेयर से ज्यादा नहीं बनानी। दूसरा, आपको जो टेबल बनानी है वो 100 टेबल से ज्यादा नहीं बना सकते। ये लिमिटेशंस हैं। देखिए, आपके पास लिमिटेशंस में क्या क्या दिया हुआ है। आपको 2400 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल कारपेंटरी में नहीं करेंगे, 1000 घंटे से ज्यादा पेंटिंग में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप 400 से ज्यादा चेयर नहीं बना सकते, और 100 से ज्यादा, कम से कम आपको, हाँ यहाँ पर देखिए टेबल में लिखा है एटलीस्ट, टेबल में आपके यहाँ लिखा है एटलीस्ट, आपको कम से कम 100 टेबल तो बनानी ही है। आपको कम से कम 100 टेबल तो बनानी है। लेकिन चेयर में कंडीशन दी हुई है कि नो मोर देन 450 चेयर। आपको जो चेयर है वो 400 से ज्यादा, 450 से ज्यादा नहीं, लेकिन चेयर कम से कम 100। अब यहाँ पर कम से कम 100, लेकिन ज्यादा और भी हो सकती है, लेकिन 100 से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 100 का मतलब है 100 से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा चाहे हो जाए। लेकिन जो चेयर है वो कितनी होनी चाहिए? 450 से ज्यादा नहीं। ठीक। आगे देखिए, अब आपको जो रिस्ट्रिक्शंस दी हैं उसमें भी आप देख लीजिए, जो आपको चेयर बनाने में टाइम लगता है और जो आपको टेबल बनाने में टाइम लगता है, टोटल एक चेयर बनाने में, टोटल एक चेयर में आपको लगता है 5 घंटे, और एक टेबल बनाने में लगते हैं आपको 5 घंटे। दोनों में 5-5 घंटे लग रहे हैं। लेकिन अगर अलग अलग देखें तो जो आपको टाइम मिला हुआ है, ये सारी की सारी क्या है? रिस्ट्रिक्शंस या डाटा इंफॉर्मेशन, जिसके बेस पर आपको एक मैथमेटिकल मॉडल कंफर्म करना है। अब देखिए, जो हमारे पास, मान लीजिए कि हमने टी नंबर ऑफ टेबल्स बनाई,
देखिए अब हमें देख यहाँ पर क्या था कि हमें कितनी टेबल और चेयर एक महीने में बनानी है जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। मान लेते हैं कि हमने टी नंबर टेबल बनाई और सी नंबर की चेयर बनाई, किसको? अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। मान लेते हैं कि हमने जो हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स हैं, कितने बनाने थे हमको? हमें कितने बनाने थे हमें नहीं पता था, तो हमने मान लेते हैं कि टी बनाया, हमने मान लेते हैं कि हमने टी बनाया, ठीक। हमने टी नंबर की टेबल बना ली और सी नंबर हमने चेयर बना लिया। ये हमारे पास हो गई टेबल और चेयर। ये यहां पर याद रखिएगा, ये क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। दिस इज योर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। हमारे हमको क्या डिसीजन लेना था? हमको डिसीजन लेना था कि एक महीने में कितनी टेबल बनानी है और कितनी चेयर बनानी है, ठीक। तो हमने मान लिया कि एक महीने में हम टी टेबल बना रहे हैं और सी नंबर की चेयर बना रहे हैं। अब टी और सी की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 100, 50, 200, 300, हमें नहीं पता, हमने एक ऐसे रैंडमली मान लिया। अब कह रहे हैं सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन किया था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था हमारा? मैक्सिमाइजेशन करने का। ऑब्जेक्टिव था हमारा मैक्सिमाइजेशन का। उसके बाद क्या था? हमें डिसीजन वेरिएबल सेलेक्ट करने थे, तो हमने डिसीजन वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए यहाँ टी और सी। यहाँ पर हमने डिसीजन वेरिएबल सेलेक्ट कर लिए टी और सी। अब हमें अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास क्या था? एक टेबल पर जो प्रॉफिट था, हमारे पास एक टेबल पर प्रॉफिट था, वो कितना था? देखिए $7 का। एक टेबल पर प्रॉफिट है $7 का। तो जो हमने टी नंबर की टेबल बनाई है, जो हमने टी नंबर की टेबल बनाई है, तो उसका प्रॉफिट कितना होगा? 70। अगर हमारे पास एक टेबल पर $7 का प्रॉफिट हो रहा है, तो टी टेबल पर कितना प्रॉफिट होगा? आपको 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना उसका, ठीक। कैसे? मान लीजिए आपको 5 आम बेचने हैं, एक आम पर आपका प्रॉफिट है ₹2, तो 5 आम पर प्रॉफिट कितना होगा? ₹10। कैसे? 2 इंटू 5। तो सिमिलरली यहां पर एक टेबल पर प्रॉफिट था $7 का, तो टोटल कितना हो गया? 70 प्रॉफिट। और हमारे पास एक चेयर पर प्रॉफिट था $5 का, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 5C हो गया, 5C, ठीक। ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया टेबल और चेयर का। अब हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट। हमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अब इसका मतलब कि हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्स। मैक्स अब हम मान लेते हैं जेड, हमारा मैक्स जेड इक्वल टू, इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें टी और सी की वैल्यू चाहिए। टी और सी की वैल्यू चाहिए, तो हम अब टी और सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का मतलब कि दोनों प्रॉफिट को हम ऐड कर दें। हम दोनों प्रॉफिट को ऐड कर दें, ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। अब यहां पर टी और सी की ऐसी वैल्यू चाहिए जिससे हमारे जेड की वैल्यू मैक्सिमम हो। टी और सी की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए हमारे जेड की वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। लेकिन हमें कंडीशंस क्या दी हुई हैं? ये वाली, ये कंडीशंस हमारे पास दी हुई हैं। इन कंडीशंस का हमें इस्तेमाल किया। तो देखिए हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट का कितना आ गया? $70 प्लस $5C। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैंने यहां पर ये लिखा है मैक्स जेड इक्वल टू 70 प्लस 5C। मैक्स जेड इक्वल टू 70 प्लस 5C। यहां पर मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से डिनोट कर दिया। आपके इक्वेशन में भी इसी तरह से दिया होगा। अब देखिए टोटल टेबल और चेयर के लिए जो घंटे अवेलेबल हैं, जो टोटल चेयर और टेबल के लिए जो घंटे अवेलेबल हैं वो कितने हैं? देखिए 2400। तो टेबल और चेयर के लिए जो घंटे अवेलेबल हैं वो है 2400, और जो पेंटिंग के लिए हैं वो कितने हैं?
1000, पेंटिंग के लिए घंटे अवेलेबल हैं वो है 1000। ठीक, अब आगे देखिए, तो टेबल में हमें जो कारपेंटरी में टाइम लगता है वो है 3 घंटे का। जो टेबल में कारपेंटरी का टाइम लगता है वो 3 घंटे का है। एक टेबल की कारपेंटरी में लगता है 3 घंटे का टाइम, तो टी टेबल की कारपेंटरी में कितने घंटे का टाइम लगेगा? जो हमारे पास एक टेबल की कारपेंटरी में 3 घंटे का टाइम लगता है, तो हमारे पास टी टेबल की कारपेंटरी में कितना टाइम लगेगा? दैट इज 3 इंटू टी। हमारे पास ये टेबल थी, हम यहाँ पर लिख लेते हैं टी और सी। ठीक, और यहाँ पर लिख लेते हैं कारपेंटरी। कारपेंटरी टेबल में लगता है 3 घंटे का, और चेयर में कितना लगता है? चेयर में लगता है 4 घंटे का। चेयर में यहाँ पर देखिए लगता है 4 घंटे का। ठीक, तो हमने यहाँ पर लिख लिया ये 4। अब दोनों में कितना टोटल टाइम लगेगा? दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3t प्लस 4c। 3 नंबर टेबल थी, 3 नंबर चेयर थी, टोटल टाइम कितना हो गया? 3t प्लस 4c। लेकिन आप जितना भी टाइम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 2400 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2400 घंटे या उससे कम, आपको 2400 घंटे या उससे कम, तो लेस देन इक्वल टू 2400, लेस देन इक्वल टू 2400। आपको 2400 या उसने अंदर ही काम करना है। इक्वल टू का मतलब कि मैक्सिमम आपका लिमिट हो गई 2400 या उसके अंदर। ठीक, दूसरा देखते हैं, फिर लिख लेते हैं टेबल और चेयर। ये तो हो गया कारपेंटरी का टाइम। अब आपको लगना है इसमें पेंटिंग का टाइम। तो टेबल की पेंटिंग में कितना टाइम लगता है? टेबल की पेंटिंग में आपको लगता है टाइम 2 घंटे का, और चेयर की पेंटिंग में टाइम लगता है आपको 1 घंटे का। लेकिन आपको 1000 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन आपको 1000 चेयर घंटे से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लगते हैं हमारे पास 2 घंटे टेबल में, और चेयर में लगते हैं हमें 1 घंटा। ठीक है ना, टेबल में लगते, पर टेबल जो हमें पेंटिंग का टाइम लगता है वो 2 घंटे, जो पर चेयर जो हमें पेंटिंग का टाइम लगता है वो 1 घंटा। तो हमारे पास कितनी टेबल है? टी। तो टोटल पेंटिंग का टाइम कितना हो गया? 2t। ठीक, हमारे पास चेयर कितनी है? सी। एक चेयर में कितना लगता है? 1 आवर। तो टोटल कितना हो गया? 1c। ये हो गया। लेकिन हमारे पास जो टोटल पेंटिंग का टाइम लगेगा कितना है? 2t प्लस 1c, ये टोटल टाइम। लेकिन ये जितना भी हो, ये जितना भी हो 1000 के अंदर अंदर रहना चाहिए, 1000 या उससे कम। तो लेस देन इक्वल टू 1000। आप जो है 1000 के अंदर अंदर ही इसको करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका कंडीशन नंबर 2। और क्या कंडीशन है? कह रहा है कि जो हम चेयर या टेबल बना रहे हैं, जो हम चेयर या टेबल बना रहे हैं, मेक नो मोर देन 450 चेयर। आपको 450 चेयर से ज्यादा नहीं बनानी है। आपको 450 चेयर से ज्यादा, तो मीन्स कि 450 या उससे कम चेयर है जो टेबल है, चेयर। तो जो C की वैल्यू है वो कितनी? 450 या उससे कम ही रहेगी। लेट C हमारे पास C इज कितना? लेस देन इक्वल टू 450। 450 चेयर है हमारी 450 या उसके अंदर अंदर बनी है। टेबल कितनी बनी है? टेबल बनी है 1000 की 100 टेबल। मेक एटलीस्ट 100 टेबल। कम से कम, कम से कम तो 100 बननी ही बननी है, लेकिन उससे ज्यादा भी आप बना सकते हैं।
तो इसका मतलब कि हमारे पास जो t की वैल्यू है, जो t है वो कितना ग्रेटर देन इक्वल टू और 100, ये कंडीशन बन गई। तो अब अगर देखिए तो ये पूरा हमारे पास जो प्रॉब्लम दी हुई थी तो उसका पूरा सॉल्यूशन ये आ गया। क्या, मैं यहाँ पर आपको पूरा उसमें दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मेक नो मोर देन 450 चेयर्स, मतलब कि आपको 450 चेयर से ज्यादा नहीं बनानी। इसका मतलब सी की वैल्यू 450 या उससे कम रहेगी, और टी कह रहे हैं कि कम से कम 100 तो बननी ही चाहिए, उससे ज्यादा भी बन सकती है। तो इसका मतलब टी की वैल्यू आपको 100 या उससे बड़ी ही ज्यादा ही रखनी है। नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट मतलब होता है कि टी और सी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। टी और सी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक, आगे आते हैं। जो पूरा मॉडल हमने बनाया, जो हमने पूरा मॉडल बनाया है, अब उसको देख लीजिए एक फॉर्म में। कितनी बड़ी प्रॉब्लम पहले समझ में आ रही थी, अब वो ये बन गई। आपके पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बन गया 7t प्लस 5c, मतलब कि z इक्वल टू मैक्स z इक्वल टू 7t प्लस 5t। सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट आपके क्या दिए हुए हैं, 3t प्लस 4c लेस देन इक्वल टू 2400, मतलब कि ये वो है किसका, कारपेंट्री का टाइम। 2400 घंटे से आपको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना था कारपेंट्री में। तो 3t प्लस 4c ये आपकी रेस्ट्रिक्शंस हैं, कंडीशन, ठीक है ना। आपको पेंटिंग कितना टाइम देना है, 2t प्लस 1c, मतलब कि 2 घंटे टेबल का और 1 घंटे चेयर का, लेकिन आपको 1000 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। c लेस देन इक्वल टू 450, आपको जो कुर्सियां हैं वो 450 के अंदर अंदर ही बनानी है। जो टेबल है वो कम से कम 100 बनाने हैं, 100 से ज्यादा आप चाहे जितने बनाने, लेकिन टेबल या चेयर की वैल्यू नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। हाँ, कोई भी एक वैल्यू हो, चाहे तो जीरो भी हो सकती है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जीरो से नीचे नहीं होनी चाहिए, लेकिन जीरो से नीचे नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सिंपल सा, जो हमने सबसे सिंपल फॉर्मूला लिया था, आपको कैसे मॉडल फॉर्मुलेट करना है, ये अगर आपका क्वेश्चन आता है तो शॉर्ट क्वेश्चन में, ये आपका शायद जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 3-4 नंबर का, उसमें आता है ये। ठीक, आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन गया, जो हमने अभी तक लिखा है उसका एक जनरल फॉर्मूला ये बन गया, मैक्स मिन जेड इक्वल टू, देखिए c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट डॉट अप टू cn xn। यहाँ पर जैसे जेड मैंने लिखा था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, मैक्स ऑब्लिक मिन। मैक्स ऑब्लिक मिन का मतलब है कि या तो ये मैक्सिमम फंक्शन हो सकता है या तो मिनिमम फंक्शन। इसके बाद जो C1 C2 C3 डॉट डॉट अप टू Cn तक, ये क्या है, जो हमारे पास वो प्राइस दी हुई थी ना $7 $5, तो ये पैरामीटर्स हैं हमारे पास। देखिए पैरामीटर्स यहाँ पर क्या क्या है, C1 C2 A1 A2, ये सब हमारे पास पैरामीटर है कि विद इन दीज पैरामीटर्स हमको ये इस्तेमाल करने हैं। ठीक, अब जो हमारे पास x1 x2 x3 ये दिए गए हैं, ये x1 x2 x3 ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स। ये हमारे पास क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स। ठीक, और जो b1 b2 b3 ये क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनके, जो हमें रिस्ट्रिक्शंस में दिए होते हैं कि इनके अंदर अंदर ही या इनसे ज्यादा हमें इतना इस्तेमाल ये करना है। तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट देखिएगा यहाँ पर, जो पहला z इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस डॉट डॉट अप टू cn xn दिया है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब पिछले से मैच कीजिए, तो यहाँ पर c1 की जगह था 7, x1 की जगह था t, तो 7t प्लस 5c, ठीक है ना, उसमें दो ही वेरिएबल थे तो हमने दो लिए, ये n वेरिएबल तक के लिए है ये। ठीक, जनरल फॉर्मूला 7t प्लस 5c। अब ये z इक्वल टू हो गया, ऐसे यहाँ पर हमने 7 को लिख दिया C1, 5 को लिख दिया C2, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। फिर x1 x2 डॉट डॉट अप टू n तक। यहाँ पर आते हैं सब्जेक्टिव कांस्टेंट में, हमारे पास जो घंटे थे, तो जो B1 हो गया, ये 2400 घंटे जो हमारे पास अवेलेबल थे वो हो गया B1, जो 1000 घंटे अवेलेबल थे वो थे B2। यहाँ पर कितने, वहां पर हमारे पास कितने, 3-4 कंडीशन थी, वहां पर 4 कंडीशन थी। यहाँ पर m कंडीशन है, B1 B2 B3 B4 B5 डॉट 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 अप टू bm तक। तो जितनी कंडीशन दी हो हमारे पास उतने ही सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स बनेंगे। ठीक, अब आते हैं, देखिए वहां पर दिया हुआ था हमारे पास पहला क्या, 4 घंटे और 3 घंटे,
4 घंटे और 3 घंटे कारपेंटरी के लिए। तो A11 की वैल्यू 4 इंटू टी प्लस उसमें कितने घंटे थे 3, तो A12 की वैल्यू 3, फिर x2 की जगह c। तो ये हो गया हमारे पास 4t प्लस 3c। अब इसके आगे तो हमारे पास वेरिएबल थे नहीं, बस 2 ही थे, हमने 2 लिख दिया। कितना लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, 3 कंडीशन थे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या थे कि हमें इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना, इसी के अंदर रहना है। तो मतलब कि हमारे पास एक लिमिट फिक्स है लेस देन इक्वल टू, इसके अंदर ही हमें रहना है। अब B1 की वैल्यू हो गई आपकी 2400 यहाँ पर इसके हिसाब से। ऐसे ही सिमिलर जो दूसरे में था A21 की वैल्यू 2 और x1 हो गया आपका t प्लस A22 की वैल्यू 1 और x2 की जगह c। अब B2 की जगह क्या हो जाएगा आपका 1000। ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन, जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट है वो हो गया दूसरा कंडीशन। ठीक, तीसरे में क्या था, आपको चेयर 450 से ज्यादा नहीं बनानी। तो यहां पर केवल एक ही था, क्या, ये AM1 हमारे पास था नहीं, उसमें उसकी कितनी हमारे पास क्या था x1 की जगह केवल t, और हमारे पास लिमिटेशन क्या थी, ये मतलब कि BM मान लीजिए। तो BM की वैल्यू कितनी थी 450, कितना लेस देन इक्वल टू 450 के अंदर अंदर ही हमें रहना था। ऐसे ही अगला क्या था, जो टेबल्स हैं, टेबल कितनी हमें बनानी थी, कम से कम 100। तो मान लीजिए AM1 हमारे पास वहां था नहीं, ठीक, यहाँ पर x1 की जगह मान लीजिए कितने, क्या c, अब कितना था यहाँ BM की जगह 100। क्या था, मिनिमम से मिनिमम बनाना है आपको, कम से कम 100 तो बनाना ही है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला सिंबल आता, ठीक, और BM की जगह आपका आ जाता 100। जो नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट थे, क्या, जैसे x1 इज ग्रेटर देन 0, x2 इज ग्रेटर देन 0, ये सारे जीरो होते हैं, कोई भी डिसीजन वेरिएबल सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो वहां पर हमने क्या लगाया था, t, c इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये देखिए जो कंडीशन वहां जनरल फॉर्म में लिखी है वो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लेकर के ये लिखा है। ठीक, अब आगे देखते हैं एक्स जे हमने यहाँ पर इसको जनरली डिनोट किया है। एक्स जे का मतलब x1 2 3 x1 x2 x3, इस तरह से ये हो गया हमारे पास डिसीजन वेरिएबल। बी आई है कॉन्स्टेंट लेवल, मतलब कि जो हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस दी हुई है, हमारे पास जो रेस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं, हमारे पास वहाँ 2400 1000 450 और 100, ये हमारे पास वो रेस्ट्रिक्शंस थी। सी ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉफिशिएंट, जो हमारे पास पैरामीटर्स दिए हुए थे। सी जे, यहाँ पर सी जे का मतलब C1 C2 C3 C4 ऐसे। बी आई का बी मतलब है B1 B2 B3 B4 डॉट डॉट अप टू BM तक। ठीक, जो सी जे है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉफिशिएंट, जो A1 A2 A3 ये हैं, और जो हमारे पास ये C1 C2 ये सारे के सारे हमारे पास, इसको पैरामीटर्स भी बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक, फिर आगे ए आई जे ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कांस्टेंट किसका, डिसीजन वेरिएबल्स का, हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स का कांस्टेंट है। ठीक, तो ये हो गया कांस्टेंट कोफिशिएंट ए आई जे का मतलब A12 A12 A11 A1n A21 A23, इस तरह से जो भी ये ए की वैल्यूज हैं वो हो गया आपका AIJ। ठीक, तो दीज आर द जनरल फॉर्म कंडीशन ऑफ द जनरल फॉर्म ऑफ द LPP मॉडल, ये हमारे पास जनरल मॉडल हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जो इस तरह का दिया हुआ, पीछे तो आपको टेबल वगैरह दी थी, सब बना के दिया हुआ था। अब यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे प्रॉब्लम दे दी गई है, और अब आपको जो है इसको खुद ही से टेबल वगैरह सब बनानी है। ठीक, देखिए साइकिल ट्रेंड्स इज इंट्रोड्यूसिंग 2 न्यू लाइट वेट बाइसिकल। जो साइकिल ट्रेंड्स है एक कंपनी है, वो 2 नई बाइसिकल को जो हल्की वाला वेट वाली हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा है। साइकिल ट्रेंड इज इंट्रोड्यूसिंग 2 न्यू लाइट वेट बाइसिकल फ्रेम्स, उनके फ्रेम बना रहा है उसको लॉन्च करने के लिए। ठीक, कौन कौन सा, द डीलक्स एंड द प्रोफेशनल्स। जो लाइट वेट बाइसिकल के फ्रेम है वो 2 हैं, कौन कौन से, एक है डीलक्स और एक है प्रोफेशनल। टू बी मेड फ्रॉम एल्यूमिनियम एंड
स्टील एलॉय, जो किससे बनेंगे, एल्युमिनियम से और स्टील के। जो जो डीलक्स है वो बनेगा एल्युमिनियम से, जो प्रोफेशनल है वो बनेगा स्टील से। ठीक, नाउ द एंटीसिपेटेड यूनिट प्रॉफिट्स आर $10 फॉर द डीलक्स एंड $15 फॉर द प्रोफेशनल। जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया गया है वो डीलक्स में $10 का है और प्रोफेशनल में $15 का है। ठीक, द नंबर ऑफ पाउंड्स फॉर ईच एलॉय नीडेड पर फ्रेम इज समराइज्ड ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आपको जो पाउंड, कितना किलोग्राम, ये कितने पाउंड, पाउंड का मतलब एलबी होता है, कितने पाउंड आपका स्टील लगेगा और कितना पाउंड आपका एल्युमिनियम लगेगा, वो आगे की स्लाइड में दिया हुआ है। अब अ सप्लायर डिलीवर्स 100 pounds of the aluminum alloy and 80 pounds of the steel alloy weekly। एक सप्लायर है जो 100 पाउंड एल्युमिनियम को सप्लाई करता है और 80 पाउंड स्टील को सप्लाई करता है पर हफ्ते। हाउ मेनी डीलक्स एंड प्रोफेशनल फ्रेम शुड साइकिल ट्रेन प्रोड्यूस ईच वीक। अब इसमें से डीलक्स फ्रेम की और प्रोफेशनल फ्रेम की हर हफ्ते कितनी साइकिल के फ्रेम बनने चाहिए। आगे कंडीशन क्या दी गई है, डीलक्स का जो एल्युमिनियम अलॉय लगता है वो है 2 पाउंड, एल्युमिनियम अलॉय डीलक्स में 2 पाउंड, और स्टील अलॉय कितना लगता है डीलक्स में 3 पाउंड। ठीक, प्रोफेशनल में एल्युमिनियम अलॉय 4 पाउंड, स्टील अलॉय 2 पाउंड। ठीक, ये उसमें लगने वाला अलॉय। आगे देखिए हमें क्या करना है, डिफाइन द, सबसे पहला स्टेप, हमने अभी जो स्टेप प्रोसेस बताई है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करेंगे। हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फर्स्ट, मैक्सिमाइज टोटल वीकली प्रॉफिट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने वीकली प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। नाउ इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, डिफाइन द डिसीजन वेरिएबल्स। दूसरा स्टेप था हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स को लेना। तो हमें क्या डिसीजन लेना है कि हमें कितने जो है डीलक्स के फ्रेम बनाने हैं और कितने प्रोफेशनल के फ्रेम बनाने हैं। तो मान लीजिए हमने वीकली X1 डीलक्स फ्रेम बना रहे हैं और X2 प्रोफेशनल फ्रेम बना रहे हैं। X2 is the number of professional frame produced weekly and X1 number of deluxe frame produced weekly। X1 नंबर हम डीलक्स फ्रेम के पर हफ्ते बना रहे हैं और X2 नंबर ऑफ प्रोफेशनल फ्रेम के हम पर हफ्ते बना रहे हैं। ये हो गया हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स है। अब हम देखिए जो बना रहे हैं उसके हिसाब से इसमें सीधा डायरेक्ट दे दिया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास पहले वाले डीलक्स में कितना प्रॉफिट है, डीलक्स में हमारे पास प्रॉफिट है $10 का, और डीलक्स हमने किसको माना है, X1 को। तो टोटल X1 हमने प्रोड्यूस किया है, तो हमारे पास एक डीलक्स जो उसको बेचने में कितना $10 का प्रॉफिट होता है। तो X1 में 10X1 का। प्रोफेशनल में हमारे पास एक प्रोफेशनल को सेल करने में हमें $15 का प्रॉफिट होता है। तो X2 नंबर ऑफ प्रोफेशनल फ्रेम बेचेंगे हम, तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 15X2। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास टोटल प्रॉफिट, दैट इज मैक्स जेड। मैक्स जेड इक्वल टू 10X1 प्लस 15X2। अब सब्जेक्टिव कांस्टेंट देखिए, जो X1 में मतलब कि डीलक्स में जो एल्युमिनियम अलॉय लगता है वो कितना है, 2 पाउंड। एक डीलक्स फ्रेम में जो एल्युमिनियम अलॉय लगता है वो है कितना, 2 पाउंड। ठीक, और जो प्रोफेशनल है उसमें जो एल्युमिनियम अलॉय लगता है वो कितना लगता है, 4 पाउंड। अब यहां से देखिएगा, एक डीलक्स फ्रेम में जो एल्युमिनियम अलॉय लगता है वो लगता है 2 पाउंड का, और एक प्रोफेशनल जो फ्रेम है उसमें जो एल्युमिनियम अलॉय लगता है वो 4 पाउंड का। तो डीलक्स कितने हमारे पास, X1। तो X1 फ्रेम में हमारे पास कितना एल्युमिनियम अलॉय लगेगा, दैट इज एक में लगता है 2, तो X1 में लगेगा 2X1, यह एल्युमिनियम अलॉय है। प्रोफेशनल में X2, एक प्रोफेशनल फ्रेम में 4 पाउंड का
एल्युमिनियम एलॉय लगता है तो हमारे पास जो X2 प्रोफेशनल फ्रेम है उसमें कितना लगेगा 4 इंटू X2, तो 4X2। लेकिन एल्युमिनियम एलॉय कितना वीकली अवेलेबल है, हम यहाँ पर जरा एल्युमिनियम एलॉय देखते हैं तो एज सप्लायर 100 पाउंड, 100 पाउंड का एल्युमिनियम एलॉय हमारे पास वीकली अवेलेबल है, हमें उसी के अंदर काम करना है। तो इसका मतलब हो गया 2x1 प्लस 4x2 कितना मैक्सिमम है 100, तो लेस देन इक्वल टू 100। देखिए 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 100। ठीक, सिमिलरली अब आगे देखते हैं जो हमारे पास स्टील एलॉय में है, तो एक स्टील अलॉय, वो एक डीलक्स फ्रेम में जो स्टील अलॉय लगता है वो 3 पाउंड का, और जो प्रोफेशनल में लगता है वो 2 पाउंड का। एक डीलक्स फ्रेम में लगता है 3 पाउंड का स्टील अलॉय और एक प्रोफेशनल फ्रेम में लगता है 2 पाउंड स्टील अलॉय। तो हमारे पास डीलक्स कितने हैं x1, तो टोटल स्टील अलॉय कितना लगेगा 3x1। हमारे पास प्रोफेशनल कितने हैं x2, तो टोटल कितने लगेगा 2x2। तो 3x1 प्लस 2x2 और स्टील अलॉय टोटल वीकली कितना अवेलेबल है हमारे पास, दैट इज 80 पाउंड, 80 पाउंड का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 80। ये हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स बन गए। और नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट ये आपको हमेशा लिखना है, जितने भी डिसीजन वेरिएबल होंगे x1, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो आपको रैंडमली सभी में लिख देना है, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है, इसमें आपको हमेशा ही x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेंगे। ठीक, अब ये तो हमारे पास हो गए मैक्सिमाइजेशन के केस। एक हम मिनिमाइजेशन वाला केस कर लेते हैं, एक हम मिनिमाइजेशन वाला केस भी कर लेते हैं। ठीक है, द Surest concrete company produces concrete, 2 ingredients in concrete are sand, cost $6 per ton, and gravel, that is $8 per ton. Sand and gravel together must make up exactly 75% of the weight of the concrete. Also, no more than 40% of the concrete can be sand and at least 30% of the concrete be gravel. Each day, 2,000 tons of concrete are produced. To minimize cost, how many tons of gravel and sand should be purchased each day? अब इसको मिनिमाइज कॉस्ट करनी, पहले देखिए एक स्योरेस्ट कंक्रीट कंपनी है जो कंक्रीट को बनाती है। कौन कौन से 2 तरह के इंग्रेडिएंट हैं, 2 इंग्रेडिएंट कंक्रीट और सैंड। कौन कौन से मिलाती है, सैंड और ग्रेवल। जब कंक्रीट बनता है तो उसमें 2 तरह के इंग्रेडिएंट मिलाती है, एक है सैंड और दूसरा है ग्रेवल। जो सैंड की कॉस्ट है वो $6 पर टन है, जो सैंड की कॉस्ट है वो $6 पर टन है, और जो ग्रेवल की कॉस्ट है वो $8 पर टन है, वो $8 पर टन है। अब देखिए सैंड एंड ग्रेवल टुगेदर मस्ट मेक अप 75% ऑफ द वेट ऑफ द कंक्रीट। जो सैंड और ग्रेवल हैं वो टोटल मिलकर के, दोनों साथ में मिलकर के एग्जैक्टली कितना, जितना वेट है उसका 75% बनाते हैं। सैंड और ग्रेवल है जो उसको बनता है तो उसका 75% बनता है किसका, कंक्रीट का। तो कंक्रीट का वेट जो है दोनों का मिला करके 75% होता है। ठीक, नाउ ऑल्सो नो मोर देन 40% ऑफ द कंक्रीट कैन बी सैंड एंड एटलीस्ट 30% ऑफ कंक्रीट बी ग्रेवल। अब जो कंक्रीट में 40% से ज्यादा सैंड और 30% से ज्यादा ग्रेवल, नो मोर देन 40%, 40% से ज्यादा सैंड और कम से कम, देखिए 40% से ज्यादा सैंड नहीं हो सकती, लेकिन कंक्रीट को कह रहे हैं मिनिमम 30%, मिनिमम 30% तो होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ये चीज यहां पर याद रखिएगा, ये जब इनइक्वालिटी बनाएंगे तो वहां प्रॉब्लम करेंगे। ईच डे 2000 टन ऑफ कंक्रीट आर प्रोड्यूस, प्रतिदिन 2000 टन कंक्रीट बनाई जाती है। तो इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें कितना
सैंड और ग्रेवल पर डे परचेज करना चाहिए। लेट अस सी, हमारे पास क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पहले डिफाइन किया, क्या हमें डेली कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, हमें डेली कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक, डिफाइन द डिसीजन वेरिएबल्स, हमें डिसीजन वेरिएबल्स को करना है। तो हमें क्या था, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। कैसे, पूछा गया था कि आपको प्रतिदिन कितने टन सैंड और ग्रेवल को परचेज करना है। तो मान लीजिए हमने x1 टन सैंड को परचेज करते हैं और x2 टन हम ग्रेवल को परचेज करते हैं पर डे। हम पर डे x1 टन सैंड परचेज करते हैं और x2 टन ग्रेवल को परचेज करते हैं। हमारे पास जो मिनिमाइजेशन कॉस्ट थी, जो सैंड की कॉस्ट थी, कितनी थी, $6 पर टन, $6 पर टन। एक टन की थी कितनी, $6। तो x1 टन हमने माना है जो पूरा खरीदा है, तो पूरी कॉस्ट कितनी हो गई, 6x1। सिमिलरली हमारे पास जो ग्रेवल है वो x2 टन है और एक टन ग्रेवल की कीमत थी आपके पास $8। एक टन ग्रेवल की कीमत थी $8। तो x2 टन ग्रेवल की कीमत कितनी हो गई, 8x2। हमारे पास जो x2 टन डॉलर हमने जो ग्रेवल परचेज किया था, तो उसमें एक टन की कीमत है $8, तो हमारे पास x2 टन है, तो टोटल कीमत कितनी हो गई, 8 इंटू x2। अब ये दोनों को मिला करके हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, दोनों को मिला करके हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो देखिए क्या है, मिनिमाइजेशन जेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मिनिमाइजेशन ऑफ जेड, दैट इज इक्वल टू 6x1 प्लस 8x2। सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट क्या होंगे, दोनों को मिला करके, दोनों को मिला करके देखिए क्या था, 1500 से ज्यादा, कितना, ईच 200 कंट्रीज आर प्रोड्यूस, दोनों को मिला करके 2000 का 75%। यहाँ पर देखिए, सैंड एंड ग्रेवल टुगेदर मस्ट मेकअप एग्जैक्टली, एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल इक्वल टू 75% ऑफ द वेट ऑफ द कंक्रीट। सैंड और ग्रेवल को मिला करके टोटल एग्जैक्टली होना चाहिए 75%। और हमने पर दिन भर में कितना प्रोड्यूस किया है, 2000 टन, हमने 2000 टन प्रोड्यूस किया है। तो 2000 का 75%, 75%, 2000 का 75%, 2000 दिस बाई 100, इसमें इक्वल टू लगा के देखते हैं जरा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 1500। देखिए दोनों का वेट 1500 होना चाहिए, एग्जैक्टली 75%। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट में x1 प्लस x2 बोथ आर इक्वल टू 1500, दोनों का वेट कितना होना चाहिए, 1500 एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली का मतलब इक्वल टू, ठीक। अब जितना भी है टोटल, जो टोटल जितना है उसमें हम सैंड को कितना, 800 से कितना, 40% सर, 40%। हाँ देखिए, ऑल्सो नो मोर देन 40% ऑफ द कंक्रीट कैन बी सैंड। जो कंक्रीट है उसमें 40% से ज्यादा, मतलब कि 40% एक लिमिट है, उसके अंदर ही रहना हमें। तो 40% से ज्यादा सैंड नहीं होना चाहिए, कितने का, 2000 का। 2000 का 40% कितना होगा, 800। 2000 का 40% 800। तो इसका मतलब कि x1 इज लेस देन इक्वल टू 800, x1 इज लेस देन इक्वल टू 800। तो ये देखिए x1 इज लेस देन इक्वल टू 800। फिर कह रहा है कि जो ग्रेवल है वो ग्रेवल आपका 30% से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा ही हो सकता है। जो 30% है उससे ज्यादा ही हो सकता है, ठीक। तो 2000 का 30% कितना हुआ, 600। तो 600 टन से ये ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x2 इज ग्रेटर देन 600, 600 या 600 से ज्यादा, ठीक। यहाँ पर देखिए x1 क्या है, 800 से 800 के अंदर ही रहना चाहिए, जो सैंड है 800 टन के अंदर ही रहे। अब देखिए दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, x1 की वैल्यू 800 से कम और x2 की वैल्यू 600 से ज्यादा। तो अब 800 या 600 रखेंगे तो आपका देखिए इसके 1500 के अंदर ही रहेगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या वैल्यू निकालनी है, x1 वो z की। तो x1 और x2 की वैल्यू निकाल लीजिए
और आप यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी, तो जो भी आएगा वो मिनिमाइजेशन होगा। ठीक, तो दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल। इस तरह से आप एलपी मॉडल को फॉर्मुलेट करेंगे। आपके पास क्या होगा, प्रॉब्लम्स दी रही होंगी और आपको उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब यहां तक अगर किसी की समझ में ना आया हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सभी लोग बेटा अपना चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। चैट बॉक्स में सभी लोग अपना नाम लिख दें अटेंडेंस के लिए प्लीज। अर्चिता, पलक, इशिता, निशिथा, अमन, अमन सिंह चौहान, अनिकेश, आप लोग भी अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। मंतशा, सचिन, आप लोग भी अपना नाम लिख दीजिए प्लीज। चलिए, अर्चिता कुछ पूछना चाहते हैं बेटा? चलिए, now if someone has any queries you can ask now। कोई क्वेरी नहीं? चलिए ठीक, तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।